देखिए ये जो इक्वेशन हम आज पढ़ रहे हैं कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेटा आवाज नहीं है। इसमें मैं ये प्रूव करूंगा एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, ये हम प्रूव करेंगे अभी, और ये एप्लीकेबल होगी ओनली फॉर आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड वो होता है जो नॉन विस्कस हो, जो नॉन विस्कस हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, कंप्रेस ना हो, और स्टेडी फ्लो में हो। स्टेडी फ्लो मैंने कल बताया था आपको, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर कोई भी लिक्विड इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो हम ये प्रूव करेंगे अभी। जैसे ये मैंने एक पाइप ली है, इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। लेट यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। बेटा तुम लोग मत बोलो, सब सेटिंग कर लिया करो पहले, स्टार्ट करने से। तो अगर कोई लिक्विड नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी फ्लो में है, तो उस लिक्विड का आइडियल, आइडियल की ये कंडीशन होती है। फ्लो तो कोई भी हो सकता है, आइडियल की ये दो कंडीशन होती है। तो ये जो फ्लो है ये लिक्विड फ्लो कर रहा है यहाँ पर, जो मैंने अभी बनाया। एक तो ये वाली स्ट्रीम लाइंस आपस में कट नहीं करनी चाहिए, जब आप रफली भी बनाओ तो वो बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, पैरेलल में जाएंगी यहाँ। तो इधर से जब लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी है v2, और जब लिक्विड यहाँ से एंटर किया उसकी वेलोसिटी है लेट v1। मुझे इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको प्रूफ शुरू करते हैं हम, एक्सप्रेशन या प्रूफ। तो मैंने आपको समझाया कि मुझे क्या प्रूव करना है। तो लेट अस कंसीडर कंसीडर a non-viscous इनकम्प्रेसिबल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड flowing in steady flow, flowing in steady flow through a pipe of varying cross section area, varying cross section area। XY पाइप का नाम है, पाइप XY, यहाँ लिख लो XY।
let A1 be the area of cross section at and X, and A2 be the area of cross section at and Y. कुछ गया है तो वापस भी A1 be the area of cross section at and X, and A2 be the area of cross section at and Y. Let कर लो ये. Let V1 and V2 are the velocity or speed of flow at and X and Y respectively. जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया है, at and X and Y respectively. सब कुछ हमने लेट कर लिया. अब हमें पता है कि मास कितना होता है. We know that mass M is equal to volume into density. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया. अगर मैं स्मॉल लेंथ ले लूं, लेंथ इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी. तो मास ऑफ द लिक्विड एट एंड एक्स लिखिए. मास ऑफ लिक्विड एट एंड एक्स flows through section of area A in time delta T. Mass of the liquid at and X. यहाँ से मैंने एक स्मॉल लेंथ ले ली लिक्विड को, और ये एरिया है ही, तो ये वॉल्यूम क्या बन गया, इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम बन गया. उसको डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया तो लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाता है. तो मास ऑफ द लिक्विड एट एंड एक्स फ्लोज थ्रू द सेक्शन. सेक्शन किसी भी पार्ट को बोलते हैं सेक्शन ऑफ एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी इज. यहाँ देखिए एरिया तो था A1, लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा V1. डेंसिटी को मैंने ले लिया ρ1. एक बार मैंने इस एंड की डेंसिटी को क्या ले लिया, where ρ1 be the density of the liquid at and A, where ρ1 is the, ये आर्टिकल पक्का आना है 110% आपके एग्जाम. ρ1 is the density of liquid at and X. X एंड पे मैंने इसकी डेंसिटी को एक बार ρ1 लिया. हालांकि डेंसिटी सेम रहेगी, इनकम्प्रेसिबल है ना, तो बाद में हम कह देंगे कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2 बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल. अब सिमिलरली यहाँ वाला मास जो बाहर निकल रहा है, लिखिए सिमिलरली मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट एट एंड वाई. सिमिलरली mass of liquid flowing out at section of area A2
इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू, उसी तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया A2, वेलोसिटी V2 और ρ2, where ρ2 is the, बेटा टाइम पे आओ, चेंज कराओ क्लास फिर, ρ2 is the density of liquid at end y। तो सिमिलरली मैंने दो इक्वेशन बना दी, मास फ्लोइंग। अब कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि मास चेंज नहीं होगा, जितना एंड ए से एंटर करेगा उतना एंड बी से लीव करेगा। इसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हो। इसको बाय द, इसको नाम दे दो M2, उसको नाम दे दो M1, यहाँ पर इसको कोमा करके ना, और इसको M1 नाम दे, दोनों मास हो गए इन टाइम डेल्टा by the conservation of mass कर देते हैं, M1 is equal to M2 by the conservation of mass, it is M1 equal to M2, इक्वेट कर दो तो आपके पास आ गया A1 V1 ρ1 A2 V2 ρ2। यहाँ तक लिख लो सब लोग। अब as the fluid is incompressible, as the fluid is incompressible, तो डेंसिटी सेम रहेगी, ρ1 इक्वल टू ρ2। तो इसको इक्वेशंस का नाम देना, तो फिर यहाँ से दो, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये बनी, एंड इक्वेशन 3 ये। Hence equation 3 becomes hence कर लो सीधा, A1 V1 equal to A2 V2, this is called equation of continuity, this is the equation of continuity। this is the equation of continuity। एक बार चेक कर लो बेटा आप लोग, कहीं से कुछ पूछना तो पूछ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब इस इक्वेशन का यूज बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली भी आप देखते हो, बताता हूँ कैसे, और न्यूमेरिकली भी आपको इसका बहुत यूज करना है आगे। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वाटरफॉल आपने देखा होगा जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो, वाटरफॉल, मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। हालांकि वो लिक्विड जो भी होगा वो आइडियल नहीं होता, बट हम मान लेते हैं कि लेट वो आइडियल ही है, ऑलमोस्ट आइडियल है। तो पानी एक हाइट से गिरता पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो पानी ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है, ग्रेविटी से उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने से ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। ये आप टैप वाटर में भी देख सकते हो, आज आप चेक कर लेना, टैप को बहुत हाई प्रेशर पे मत खोलना, इतना कि लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहे। हाई प्रेशर पे करोगे तो टर्बुलेंस आ जाएगा, टर्बुलेंस में फिर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ऊपर से जब पानी गिरा, चाहे आप टैप का एग्जांपल ले लो, ये एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको, तो पानी की स्पीड भी कम थी। जैसे जैसे पानी की स्पीड बढ़ती गई उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना शुरू हो गया, और नीचे गए तो और ज्यादा स्पीड थी,
जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाए। और अगर ये लिक्विड आइडियल ही है तो फिर ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा, ए वी कांस्टेंट। बट अगर ये लिक्विड आइडियल भी नहीं है तो भी एरिया कम होगा, बट ये प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस केस में आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। ये इक्वेशन आप तभी लगाओगे जब आपके पास आइडियल फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा और आइडियल लिक्विड हो। तो अगर यहाँ का एरिया किसी न्यूमेरिकल में मैं दे दूँ 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ की वेलोसिटी में आपको दे दूँ 20 मीटर पर सेकंड, और इस जगह पर मैं आपसे वेलोसिटी पूछ लूँ और यहाँ का एरिया ये वाला, अगर ये एरिया मेरे पास 0.01 मीटर स्क्वायर है A2, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। A1 V1 इक्वल टू A2, ऊपर एरिया 2 था, वेलोसिटी 20 थी, नीचे एरिया 0.01 था और वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल, कितनी होगी? 2000 कह रहे हैं कुछ बच्चे, 44,000 मीटर पर। तो ये एग्जांपल भी हो गया, एप्लीकेशन भी होगी और न्यूमेरिकल भी, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, बेटा ये ऑन मत करो म्यूट हो। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, बोल्ड लेटर में लिखना। डीप वाटर, इसका मीनिंग समझेंगे। डीप वाटर रन स्लो, डीप वाटर रन स्लो, या मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्लो वाटर रन्स डीप। ये दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं आपके। इट मींस डीप वाटर रन स्लो, कौन बताएगा? जो गहरा पानी होगा ना वो स्लो चल रहा होगा। अगर आप किसी रिवर में या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर पानी का फ्लो आपको बहुत कम दिख रहा है, तो आप समझ लेना ये बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ स्विमिंग करने की कोशिश, और कहीं पर आपको पानी का फ्लो फास्ट दिख रहा है तो वो इतना डीप नहीं है। उसका रीजन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। गहरा पानी कौन सा होगा? डीप वाटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। तो वहां से पानी जब निकलेगा तो स्लो निकलेगा, और जैसे जैसे अगर उसका फ्लो फास्ट हो गया कहीं जाकर, तो इसका मतलब वहां का एरिया कम हो। तो डीप वाटर रन स्लो या स्लो वाटर रन डीप एक ही बात है। आप कह सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, if area of cross section is greater then speed of the flow is small या less, so we can say deep water run। एक ही रिवर में आपको अलग अलग स्पीड के वही पानी अलग अलग स्पीड से मिलेगा, कहीं स्लो चल रहा है कहीं फास्ट चल रहा है। तो उसका रीजन यही होता है कि जहाँ वो स्लो हो गया वहां पर गहराई ज्यादा थी पानी की, जहाँ वो फास्ट हो गया वहां गहराई कम। बाय द इक्वेशन, अंडरस्टैंड इट? ओके, अगला आर्टिकल, एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इन स्टेडी फ्लो। एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इन स्टेडी फ्लो सेकेंड आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ लिक्विड इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया था, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट एंड विद
एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इन स्टेडी फ्लो। अभी तक आपने एनर्जी को दो तरह से पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम तीन तरह की एनर्जी पढ़ेंगे। देखो, लिक्विड थ्री टाइप ऑफ लिक्विड थ्री टाइप ऑफ एनर्जी। दो तो आप जानते ही हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। वेट करो, वेट कर रहा हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ सही होने। बीच बीच में फ्लक्चुएट करता है बैंडविड्थ। possess करता है लिक्विड। वन इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी। एनर्जी एनर्जी होते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, it is the energy possessed by the liquid due to its motion. It is the liquid, it is the energy possessed it is the energy possessed by the liquid due to its motion, due to its motion. It is the energy possessed by the liquid because of its motion. इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाफ, बेटा नहीं बोला, हाफ एम बी स्केयर, हाफ एम बी स्केयर। बट लिक्विड का मास हर बार आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो आप इसको डेंसिटी में ले आओ। हम यूज करेंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड को हम कैसे डील करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। वो क्या बनेगा, हाफ, ये बनेगा। और m बाई वी को आप डेंसिटी लिख सकते हो, हाफ रो वी स्केयर। इट इज हाफ रो वी स्केयर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से डील करेंगे हम, पर यूनिट वॉल्यूम से। और वो कितना होगा, हाफ रो वी स्केयर। दैट वुड बी हाफ रो वी। वीडियो सही चल रहा है। सिमिलरली लिखो पोटेंशियल एनर्जी, खुद लिख लो इसको। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड्स पोजीशन, बस यहाँ वर्ड आ जाएगा, मोशन की जगह पोजीशन या स्टेट, ड्यू टू इट्स स्टेट, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी हम डील करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। तो वैसे एम जी एच होता है, एम बाई वी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जी एच। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डेंसिटी जी एच। तीसरा है प्रेशर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से हेडिंग बना लो। व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? Pressure energy is the energy possessed by the liquid. Pressure energy. Pressure
एनर्जी it is the energy possessed by the liquid because of its pressure. It is the energy possessed by the liquid due to its pressure. Due to its pressure. प्रेशर से जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। अब वो कितनी होगी उसको समझने के लिए आप एक कंटेनर लो। लेट अस टेक अ कंटेनर ऑफ हाइट h, ऐसे वाला कंटेनर लो जैसे मैंने बनाया। लेट अस टेक अ कंटेनर ऑफ हाइट h। इस कंटेनर की हाइट कितनी है h। इट कंटेन ideal liquid at rest. It contain ideal liquid at rest. ये एक पाइप मैंने अटैच की हुई है यहाँ पर बॉटम पे। A pipe of area of cross section A, small a. A pipe of area of cross section small letter से represent के A is connected near the bottom. ये चीजें आप सुन के लिखते जाओ। A pipe of cross section area A is connected near the bottom of टैंक भी बोल सकते हैं उसको। इसमें आप दो चीज देखते हैं इसको। आ रहा है बेटा, सही है, हमारा नेटवर्क वीक आ रहा है ना। जो लोग यहाँ से कनेक्टेड है ना उन सबका वीक है, मेरा भी नहीं चल रहा है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये भी नहीं चल रहा है। A pipe of cross section area A is connected near the bottom of the tank. और ये टैंक का एरिया आप कैपिटल ए मान लो। लेट A be the area of cross section of the tank। और ये हाइट आपने क्या ली थी h। h is the mean height। मीन का मतलब यहाँ से ये जो सेंट्रल लाइन है वहां तक की हाइट है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। A be the area of cross section of the tank and let h be the mean height of the liquid level from the पाइप। पाइप से पाइप की एवरेज ले ली हमने, ये मीन हाइट हो। यहाँ पर आप एक पिस्टन लगा दो, पिस्टन से पाइप को बंद कर दो बॉटम पे ताकि पानी बाहर ना निकले। हमने क्या किया, या एक पिस्टन फिट कर दिया सो दैट कि लिक्विड बाहर ना आए। देखो एन एयर टाइट piston is connected to the pipe। एयर टाइट इसलिए कि एयर की एंट्री ना हो।
मैं इस लिक्विड को, सुनिए ध्यान से, अगर मैं इस पिस्टन को पुश करता हूं किसी फोर्स से, एक बार समझो इस पॉइंट को, समझने वाला पॉइंट, किसी फोर्स से मैं पुश करता हूं, थोड़ा सा कंटेनर को मैंने लंबा कर दिया, तो ये पानी को अंदर की तरफ पुश करेगा। मान लो मैं पिस्टन को यहाँ ले आया, तो जो ये बीच वाला पानी था वो सारा अंदर की तरफ गया। लेट कि मैंने इसको एक्स पुश किया स्टेडली, देखो, लेट द पिस्टन इज पुश्ड इनवर्ड वेरी स्लोली। वेरी स्लोली लिखने का मतलब है कि लिक्विड एक्सेलरेट ना करे। That the piston is pushed inward very slowly through distance x, through distance x। कितने डिस्टेंस से हमने इसको अंदर की तरफ पुश किया? x से। तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें? वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरीबॉडी नोज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स जो आप लगा रहे हो, किसके अगेंस्ट लगा रहे हो? प्रेशर के। प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, where P be the pressure of the liquid, where P is the pressure of the liquid। और वो किसके इक्वल होता है? प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H रो जी। इक्वेशन 2 को 1 में यूज करो, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। देखिए मैंने यहाँ लिखा वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है, ब्रैकेट में बता दो, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन मेरे पास किसके इक्वल आ गया? पी ए एक्स। और लिक्विड का प्रेशर एच हाइट पे, डेप्थ पे कितना होता है? एच रो जी। यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, व्हाट वी गेट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? रो जी ए एक्स। इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कुछ पूछना हो, पूरा का पूरा आपके सामने है स्क्रीन। इस स्टेप तक किसी को पूछना हो? सर एच हमने मीन हाइट क्यों ली? मीन हाइट हमने इसलिए ली बेटा कि ये जो पिस्टन था, वेरी गुड क्वेश्चन, ये जो पिस्टन था ना, इसके ऊपर प्रेशर वेरिएबल लगेगा ना। इसकी ऊपर वाले टॉप की हाइट कुछ और है, नीचे वाले पॉइंट की कुछ हाइट और होगी, उससे नीचे वाले की कुछ हाइट और होगी। तो आपके पास पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए उसकी एवरेज वैल्यू ले ली मैं, ताकि अप्रोक्सीमेटली सेम प्रेशर आप कैलकुलेट कर लो अर्थमेटिक मीन से। जिससे मीन हाइट लिया, अगर मैं ये वाली हाइट लेता देख डायग्राम में इतनी, तो सिर्फ वो प्रेशर आता जो टॉप पे लग रहा है। अगर मैं पूरी हाइट लेता तो वो प्रेशर बॉटम पे लग रहा है, लेकिन प्रेशर तो पूरे पिस्टन पे लग रहा है ना, इसलिए मीन हाइट लिया। ओके सर। वर्क डन तक निकाल लिया सबने, इक्वेशन 3 तक? ओके। अब आप जो आपने वर्क डन किया वो कहाँ गया? वो लिक्विड के पास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया। देखो, दिस वर्क डन is stored as the pressure energy of liquid। This work done is stored as pressure energy। अब लिखो यहाँ प्रेशर एनर्जी।
वो आपके पास क्या आ गया, एच रो जी को तो चाहे मैं पी में ही लिख लूं, प्रेशर ए एक्स, तो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, पी ए एक्स। और अगर मुझे निकालना हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ए इंटू एक्स क्या हो गया, वो वॉल्यूम जो हमने अंदर की तरफ पुश किया, वॉल्यूम विच इज पुश्ड इनवर्ड, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to the pressure, hydrostatic pressure. Pressure energy per unit volume is equal to the hydrostatic pressure. कर सकते हो ये चीज, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था वर्क तक। यहीं से एच नाम भी पुट करते तो इसी में चलने देते, फिर ये ए वाली इक्वेशन आ जाती, पी ए एक्स को मैंने लिख दिया पी इंटू वी, जो ये वी है ना उसको ब्रैकेट में बता दो, वी इज द वॉल्यूम ऑफ पुश्ड लिक्विड, जिसको हमने अंदर पुश किया था, पुश्ड लिक्विड, V is the volume of pushed liquid। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट पुश्ड वॉल्यूम कितना रह गया, प्रेशर P, H रो जी, H कौन सी हाइट, मीन हाइट, दिस इज कॉल्ड योर प्रेशर। ठीक है, सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, तीन एनर्जी की हमने बात, क्या लास्ट चीज स्टेप समझ नहीं आई समझ नहीं बेटा, आया सर, क्या क्या? ये तो मैंने वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख दिया, जो वॉल्यूम हमने अंदर पुश किया था, एरिया इंटू एक्स। तो प्रेशर एनर्जी तो आपकी ये है जो आपने अभी निकाली, लेकिन मुझे डील करना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम कट जाएगा, सिर्फ प्रेशर बच जाएगा। किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, बचेगा क्या, ओके सर। प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही उसकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो कितनी तरह की एनर्जी पोजेस होगी बताओ। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था बताओ, फॉर्मूला क्या निकाला था, हाफ रो वी हाफ स्क्वायर। हाफ रो वी। लेकिन कई बार ना निकल के काइनेटिक एनर्जी पर मास पूछ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पूछेंगे तो वो क्या होगी, हाफ वी वो स्क्वायर। सिर्फ हाफ वी। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल करते वक्त हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेना है या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लेना है। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, रो जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, जी एच। जी एच। न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे फॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ प्रेशर था P, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाय रो। यहाँ भी तो रो से ही डिवाइड कर रहे हो ना, इसको भी रो से कर रहे हो, इसको भी रो से डिवाइड कर दो, इट वुड बी P बाय, क्या होगा, P बाय। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है, एक बार स्टेटमेंट समझ लो, प्रूफ तो आज नहीं होगा। देखो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम दोबारा क्या शुरू याद हुई, बर्नौलीज, NOU डबल LI, बर्नौलीज की थ्योरम।
उसकी पहले स्टेटमेंट समझ लो एक बार। बर्नौलीज ये कहते हैं कि अगर कोई आइडियल लिक्विड हो, आइडियल लिक्विड कौन सा होगा? नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो में हो, तो उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इट स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट आपको याद करनी है अच्छे से। इट स्टेट्स दैट for a liquid, या ऐसे लिख लो, it states that sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy per unit volume, sum of kinetic energy, pressure energy, potential energy per unit volume of an ideal fluid। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। टोटल एनर्जी, sum of kinetic, potential and pressure energy per unit volume of an ideal fluid flowing in steady flow, flowing steadily या flowing in steady flow, remains constant everywhere, remains constant everywhere along its path, along its path। जहां भी जाएगी ये वाली एनर्जी हमेशा टोटल सम एनर्जी का सेम रहेगा, ऐसा बर्नौलीज ने बताया। और इक्वेशन क्या बनेगी? देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए, यस बोलिए, ये कौन सी एनर्जी थी पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ रो वी स्क्वायर, और ये रो जी एच, और ये वाली पी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम। एक बार रीड कर लो बेटा इसको। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हो, पर यूनिट मास भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर यूनिट मास से भी इसको लिख देता हूँ, हाफ वी स्क्वायर, शाबाश, आगे जी एच, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स। आप चाहे ना तो जी से भी डिवाइड कर सकते हो, कांस्टेंट है जी। एक और रिलेशन बना रहा हूँ आपको न्यूमेरिकली हेल्प करने के लिए। अगर मैं सबको जी से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा एच ई रो जी, ये भी कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, मैं फोकस कर देता हूँ। अब ये करने का क्या फायदा हुआ? जी से क्यों डिवाइड किया? आपने एक टर्म सुनी होगी, हेड, O2 हेड। नंगल, जहां पर डैम बनते हैं ना, वहां हेड वर्ड यूज करते हैं। O2 आपके पास डैम है ना, पानी रोकता है, अगर आपने कभी पूरा सुना हुआ उसको O2 हेड बोल। नंगल में जहाँ पानी डैम बना हुआ है उसको नंगल हेड बोल। हेड एक टेक्निकल टर्म है। ये जो मैंने जी से डिवाइड किया ना, ये जो मैंने जी से डिवाइड किया है, ये मेरे पास काइनेटिक हेड बन। अगर आपसे
किसी न्यूमेरिकल में ये पूछे फाइंड द काइनेटिक हेड, तो आप इसको काइनेटिक हेड भी बोल सकते, या वेलोसिटी हेड लिख लो, इसको आप वेलोसिटी हेड बोलेंगे, या हेड एक टेक्निकल वर्ड है जो डैम जहां पर आप पानी स्टोर करते हो वहां, इसको बोलेंगे एच को पोटेंशियल हेड। सिर्फ एच हाइट निकल गई, इसका टेक्निकल नाम क्या हो गया? पोटेंशियल हेड। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड, या ग्रेविटेशनल हेड भी कह सकते हो, अलग अलग टर्म्स है ये। ग्रेविटेशनल हेड। अब ये रह गया प्रेशर हेड, तीसरे को क्या कहेंगे हम? प्रेशर हेड। अगर आपको प्रेशर हेड निकालना हो तो आप बर्नौलीज थ्योरम में बीच वाली टर्म को एच बना दें, उसके लिए आप देखो किससे डिवाइड करोगे तो तीनों हेड बन जाते। अगर आप ग्रेविटेशनल हेड को एच बनाते हो तो जी से डिवाइड करते हो ना, तीनों हेड बनेंगे। फर्स्ट इज वेलोसिटी हेड, सेकंड इज ग्रेविटेशनल हेड, थर्ड इज योर प्रेशर। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल की पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ थ्योरी